देखिए फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो एक पब्लिक ट्रस्ट है एंड एट द सेम हैज़ कमेंस्ड। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक पब्लिक ट्रस्ट है, वो कमेंस कर रहा है अपनी एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पुअर। उसका पर्पज़ क्या है? रिलीफ टू पुअर, करेक्ट। In the year 2023-24, the trust intend to claim benefit of section 11 and 12. अब ट्रस्ट चाहता है क्लेम करना बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27। वो अप्रोच कर रहा है यू इन अक्टूबर 2025। टोटल इनकम जो है ट्रस्ट की प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज कितनी है? 20 लाख एंड 45 लाख रिस्पेक्टिवली। एडवाइस कीजिए ट्रस्ट एज टू द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, द टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग अप्रूवल बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड द पीरियड फॉर विच द अप्रूवल इज वैलिड। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है, एक पब्लिक ट्रस्ट है, वो कमेंस कर रहा है अपनी एक्टिविटी। उसमें वो ये बोल रहा है कि वो प्रोवाइड करेगा रिलीफ टू पुअर 23-24 को। जो ट्रस्ट इंटेंड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सोर्स सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट क्लेम कर रहा है 26-27 में। वो अप्रोच यू इन अक्टूबर। टोटल इनकम जो है ट्रस्ट की प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25 वो कितनी है? देखो 23-24 की जो इनकम है उसकी 20 लाख है और 24-25 की इनकम है उसकी 45 लाख रिस्पेक्टिवली। एडवाइस कीजिए दी ट्रस्ट टाइम लिमिट क्या है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कब वो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? टाइम लिमिट क्या है फॉर ग्रांटिंग अप्रूवल बाय दी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड द पीरियड फॉर विच कब तक अप्रूवल वैलिड है। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो देखिए इन ऑर्डर टू अवेल द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, जब आपको सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन चाहिए होती है तो ट्रस्ट हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12 AB। देखो ट्रस्ट को अगर एग्जाम्पशन क्लेम करनी है सेक्शन 11 की तो उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा अंडर सेक्शन 12 AB में। अ ट्रस्ट विच हैज ऑलरेडी कमेंस इट्स एक्टिविटी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। देखो अगर किसी ट्रस्ट ने ऑलरेडी अपनी एक्टिविटी को कमेंस कर दिया है तो वो डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इन द प्रेजेंट केस द ट्रस्ट हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर कमेंसिंग द एक्टिविटी। देखो क्या गिवन केस में क्या उसकी एक्टिविटी ऑलरेडी कमेंस हो गई है? क्या पब्लिक ट्रस्ट हैज कमेंस इट्स एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पुअर इन द ईयर। देखो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी का कमेंस हो रही है इन द ईयर 23-24 और उसे बेनिफिट चाहिए 11-12 का असेसमेंट ईयर 26-27 से और वो अप्रोच कर रहा है अक्टूबर 25 में। यानी कि यहाँ पे उसकी एक्टिविटी तो कमेंस हो गई है। इन द प्रेजेंट केस द ट्रस्ट हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर कमेंसिंग इट्स एक्टिविटी बट ऑन एंड बिफोर। देखो ट्रस्ट ने यहाँ पे अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन आफ्टर कमेंसिंग, उसकी एक्टिविटी तो ऑलरेडी कमेंस हो चुकी है बट ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2026 में वो एग्जाम्शन अवेल करना चाहता है फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। अकॉर्डिंगली जो टाइम लिमिट है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है टू बी फाइल्ड ऑनलाइन एज ऑन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 17A। एप्लीकेशन फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन टू बी मेड। क्या वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी तो ऑलरेडी कमेंस हो चुकी थी तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन जो है फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन वो होगी टू बी मेड इन फॉर्म 10 AB में एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटी। कभी भी हो सकती है एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटी के कमेंस होने के बाद। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम क्या बोल रहे हैं? ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ग्रांट दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को ग्रांट किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ, कब दिया जाएगा? 6 महीने के अंदर अंदर दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी एंड कंप्लायंस। उसके अलावा हम बोल रहे हैं, देखिए तो इसमें हमने ये देखा कि हम जो है ग्रांट करेंगे रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव आफ्टर satisfying himself about the genuineness of activity and compliance of other laws as are material for the purpose of achieving its object. For this purpose जो PCNC है shall call for such document or information and make inquiry as it thinks necessary. It is if not, अगर satisfy नहीं है तो आपको पास करना होगा ऑर्डर इन राइटिंग, रिजेक्ट करना होगा एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। और जो वैलिडिटी है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रूवल, देखिए वैलिडिटी क्या है? रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है फॉर 10 ईयर्स के लिए इफेक्टिव फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल इन विच एप्लीकेशन इज मेड। तो यहाँ पे हमें बता रखा है क्लियरली कितने टाइम तक वैलिड है, 10 ईयर्स तक। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब तक मिल जाना चाहिए? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच इस क्वार्टर में आपने एप्लीकेशन दी है वाज रिसीव आफ्टर satisfying himself about the genuineness of activity and compliance of other laws and material and for the purpose of achieving its object. For this purpose the PCNC shall call for such documents or information and make inquiries as it thinks necessary. और रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? 10 ईयर्स तक। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज देखो नेक्स्ट में हमारे पास ये बोला जा रहा है हेल्प ऑल अ ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 2024 को ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू दी पुअर। रिलीफ दिया जाएगा पुअर को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 AB ऑन 28 फरवरी। जो कमिश्नर है वो डिनाइड कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रस्ट हैज नॉट कमेंस एनी चैरिटेबल एक्टिविटी, उसने स्टार्ट नहीं की है ड्यू टू विच ही कुड नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ ट्रस्ट इज द ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द कमिश्नर। क्या जस्टिफाई है इन दिस केस आपको डिस्कस करना है। देखो हेल्प ऑल अ ट्रस्ट क्रिएट हुआ है 1 अप्रैल 2024 को फॉर प्रोवाइडिंग की वो रिलीफ दे दे पुअर को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 AB में। देखो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है 1 अप्रैल 2024 को और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 28 फरवरी 2025 को। उसके बाद द कमिश्नर डिनाइड द रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रस्ट हैज नॉट कमेंस एनी चैरिटेबल एक्टिविटी ड्यू टू व्हिच ही कुड नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ अ ट्रस्ट इज द ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द कमिश्नर। जस्टिफाई है क्या आपको डिस्कस करना है। देखिए इसमें हमें ये दिया है सेक्शन 12 AB रीड विद सेक्शन 12A प्रोवाइड एट इन केस ऑफ ट्रस्ट सिकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ट्रस्ट जो है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल तक विदाउट डिटेल इंक्वायरी बाय प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स। देखो अगर ट्रस्ट जो है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उससे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 3 साल का, ये आपको पता होगा बिना बहुत ज़्यादा डिटेल इंक्वायरी नहीं किए 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। इवन इन केस
केस वेयर एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी आर येट टू बिगन, अगर एक्टिविटी चालू नहीं भी हुई है तो भी 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कमिश्नर कैन नॉट डिनाई रजिस्ट्रेशन के लिए मना नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट एक्टिविटी हैव नॉट कमेंस। द कमिश्नर कैन मेक डिटेल इंक्वायरीज, कमिश्नर जो है डिटेल इंक्वायरीज कर सकता है। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेन द ट्रस्ट अप्लाई टू कन्वर्ट इट्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इनटू फाइनल रजिस्ट्रेशन जो भी स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 12 विच इज सेक्शन 12 AB। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कैंसिलेशन, ये तो बाद में आएगा हमारा। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए क्या ये एग्जांपल हम सॉल्व करें इसका सॉल्यूशन। देखिए ये मैं आपको ऐसे ओवरव्यू बता देती हूँ। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 चैरिटेबल ट्रस्ट ने कितनी इनकम अर्न की है, इनकम अर्न की 1 लाख और उसे रिसीव हुआ है 60,000 इन दैट ईयर। रिसीव कितना हुआ और जो बैलेंस है 40,000 रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 26-27 अगले साल में रिसीव होगा। तो टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द इनकम कितनी अर्न की है इस ईयर में 1 लाख, उसमें से 15% जो है परमिसिबल अक्यूमुलेशन है, परमिसिबल अक्यूमुलेशन 15% हमने उसमें से हटा दिया है तो 85,000 है। अब उसमें अमाउंट लेस डीम्ड टू बी अप्लाई वुड बी द अमाउंट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें क्या है कि आपको 40,000 जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, तो हम इसे क्या मान लेंगे अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे हम मान लेंगे अमाउंट डीम्ड टू बी अप्लाई वुड बी द अमाउंट नॉट रिसीव, इसे हम अप्लाई मान लेंगे 40,000 को, तो अमाउंट टू बी अप्लाई इस ईयर का कितना मान लेंगे 45,000 एंड बैलेंस अमाउंट जो है टू बी अप्लाइड इन द प्रीवियस ईयर में अप्लाई होगा 40,000। तो देखिए यहाँ पे आपकी टोटल इनकम है, यहाँ से 15% का जो परमिसिबल फ्लैट आपको मिल जाता है वो दे रखा है। उसके बाद 85% आया है। उसके बाद आपको क्या है एप्लीकेशन में बता हुआ आपको अप्लाई करना होता है तो अलाउ हो जाता है। बट आपने कितना अप्लाई किया है इस ईयर में, इस ईयर में तो आपने 60 अप्लाई किया है, तो जो 40,000 वाला है अमाउंट डीम टू बी अप्लाई वुड बी द अमाउंट नॉट रिसीव, इसे डीम टू बी अप्लाई मान लिया जाएगा, 40,000 को डीम टू बी अप्लाई मान लिया जाएगा एंड तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ये जो है नेक्स्ट ईयर बैलेंस अमाउंट जो है वुड बी अप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर में। सिंस दिस अमाउंट देखो 40,000 का जो अमाउंट है आपके पास इस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगले साल आने वाला है, दिस कैन बी अप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर में और इन दी मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स तक बोला जा रहा है, क्योंकि ये कब आएगा 26-27 में आएगा, तो इसको आप कब तक यूटिलाइज कर सकते हैं 26-27 या फिर 27-28 2 साल तक। उसके बाद एक ट्रस्ट रिसीव करा है सम, देखो मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, ये तो कंसेप्ट बिल्डर है कि ट्रस्ट रिसीव करा है इतना पैसा एंड इट्स प्रीवियस ईयर एंड ऑन 31 March 26 it is obvious that it is impossible to apply the requisite sum within 1 day, therefore it is provided that such a sum can be applied any time during the immediately following previous year। उसके बाद देखिए मैं आपको इलस्ट्रेशन 8 पे ले जाती हूँ। इलस्ट्रेशन 8 ये बोलता है XYZ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 द ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो कॉर्पस डोनेशन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, नॉट विल बी द पार्ट ऑफ टोटल डोनेशन, अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा तो वो टोटल इनकम में नहीं आएगा। तो 25 लाख विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट द कॉर्पस फंड शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटिंग अप अ साइंस लैबोरेटरी। द ट्रस्ट इंटेंड टू सेट अप द लैब ओनली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 26-27 and will utilize the fund only during that financial year। In this regard the trust want to understand whether the corpus donation क्या एग्जाम होगा अंडर सेक्शन 11(1)(d) में ऑफ द इनकम टैक्स। तो देखिए एज पर सेक्शन हम ये बोल रहे हैं 11 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट इज एन एग्जाम्प्टेड इनकम, हाउएवर इन ऑर्डर टू अवेल द एग्जाम्पशन बाय द ट्रस्ट सच कॉर्पस डोनेशन मस्ट बी इन्वेस्टेड। देखो ये एक तो आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, डिपॉजिट इन वन और मोर ऑफ दी फॉर्म्स 11(5) के सेफ मोड्स में, मोड्स स्पेसिफाइड इन 11(5) फेलियर टू डिपॉजिट, अगर आप फेल हो जाते हो डिपॉजिट करना द सेम इन द प्रिस्क्राइब मोड विल रिजल्ट इन इंक्लूजन ऑफ कॉर्पस डोनेशन एज द इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा इलस्ट्रेशन, मतलब कॉर्पस डोनेशन एग्जाम चलाता है, अगर आप उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो 11(5) के सेफ मोड्स में डाल रहे हो तो वो हमारा एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है MSO फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। वो इंगेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन होटल मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर कर रहा है बिल्डिंग इन जुलाई 2025 फॉर यूजिंग द सेम फॉर होल्डिंग क्लासेज एंड ऑफिस एक्टिविटी। इट हैज अप्रोच यू फॉर योर ओपिनियन ऑन इट्स एलिजिबिलिटी टू क्लेम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल्सो डेप्रिसिएशन thereon in the current year and subsequent year। एडवाइस कीजिए इंस्टीट्यूशन को इंडिकेटिंग द रीजन। वुड योर एडवाइस चेंज इफ बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ लोन टेकन इन जुलाई 2025 फ्रॉम बैंक एंड टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। देखो आपको याद होगा अगर आप लोन वाले केस में देखते हो तो आप लोन लेते हो तब उस एप्लीकेशन नहीं माना जाता है, जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब माना जाता है। इफ बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ लोन टेकन इन जुलाई दिस फ्रॉम बैंक टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो आप साथ हो जैसे कि जितना लोन लिया उतना अप्लाई नहीं हो सकता है, जो इंस्टॉलमेंट आप पे करो उतना ही अप्लाई हो सकता है। तो MSO फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। इंगेज है प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन होटल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर कर रहा है बिल्डिंग इन जुलाई 25 में एंड यूजिंग द सेम फॉर होल्डिंग क्लासेज एंड ऑफिस एक्टिविटी। इट हैज अप्रोच यू फॉर योर ओपिनियन ऑन इट्स एलिजिबिलिटी टू क्लेम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल्सो डेप्रिसिएशन thereon in the current year and subsequent year। एडवाइस कीजिए द इंस्टीट्यूशन इंडिकेटिंग द रीजन। 15% ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। 15% जो इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी जो भी हेल्ड है फॉर चैरिटेबल पर्पस वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और जो रिमेनिंग 85% ऑफ सच इनकम वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो फॉर चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया। एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट कैन बी फॉर रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल पर्पस हो सकता
सकता है एज लॉन्ग एज द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड आउट ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय द ट्रस्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रस्ट इट वुड बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इज फॉर कैपिटल पर्पस देयरफॉर सिंस द बिल्डिंग इज एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर होल्डिंग क्लासेस एंड ऑफिस एक्टिविटी व्हिच इज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन होटल मैनेजमेंट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वुड बी ट्रीट किया जाएगा एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम हाउएवर 11 section 11(6) provided where the cost of building is claimed as application. No other deduction for depreciation or otherwise would be allowed as application of income in respect of such asset for the same or any other previous year. If the building has been claimed out of loan taken from bank, then the cost of building cannot be claimed as application. Repayment of loan would be treated किया जाएगा as application in the year of repayment to the extent of amount repaid for a period of 5 years from the end of previous year in which the building was acquired. The repayment made up to 31st March 2031 would be eligible to be treated as application in the respective year of repayment. Repayment made thereafter from 8/4/2031 cannot be treated as application. Alternatively, since the cost of building is not claimed as application, देखो या तो आपने अगर cost of building नहीं claim किया तो आप depreciation of such a building claim कर सकते हो. देखो एक ही चीज़ claim कर सकते हो. However, deduction in respect of depreciation is claimed, then it is possible to take up your repayment of loan may not be eligible to be treated. देखो अगर आप depreciation claim कर रहे हो तो फिर आप जो repayment करोगे installment वगैरह उसे आप application claim नहीं करोगे. मतलब दो में से एक चीज़ कर सकते हो और जो loan लिया है वो application treat नहीं होगा. करेक्ट. उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है हमें कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है वीपीएस फाउंडेशन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB जो कि सेटअप हो रहा है ऑन 1 अगस्त 2023. वो इंगेज है देखिए वो इंगेज है इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. द फाउंडेशन फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 25-26 उसके पास एक्रूड स्टाफ की सैलरी एक्सपेंसेस है पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ मार्च 2026 अमाउंट टू ₹5 लाख. द सैलरी वाज पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. केस द टैक्स एडवाइजर ऑफ द फाउंडेशन हैज एडवाइज्ड देम दैट द सैलरी एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26. देखिए वीपीएस फाउंडेशन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB जो कि सेटअप किया गया है ऑन 1 अगस्त 2023. इस इंगेज है वो इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. जो फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है वो फॉलो कर रहा है रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. उसके पास अक्रूड स्टाफ की सैलरी है पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ मार्च 5 लाख. सैलरी वाज पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 26. केस द टैक्स एडवाइजर ऑफ फाउंडेशन एडवाइज देम दैट द सैलरी एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द प्रीवियस ईयर. एग्जामिन कीजिए तो देखिए अप टू द असेसमेंट ईयर 21-22 जो एक्सपेंडिचर है कुड भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इवन इफ इट वाज नॉट एक्चुअली पेड. हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 प्रोवाइडेड एनी सम पेबल बाय एन इंस्टीट्यूशन उसे कंसीडर किया जाएगा एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय इट. This is irrespective of the previous year in which the liability to pay such a sum is incurred by the institution according to the method of accounting regularly employed by it. Therefore, the tax advisor की statement है वो correct है. उसके बाद हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं. इसमें अभी तक देखिए अभी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है वही आ रहे हैं. उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है विच आर बेस्ड ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी आने लगेंगे. तो करेंटली हम एक बार 11 एंड 12 डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है. देखिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये फिल्ड करा इन फॉर्म 10 फॉर सीकिंग परमिशन टू अक्यूमुलेट अनअप्लाइड इनकम अंडर सेक्शन 11(2) ऑफ द एक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड सबमिट करा टू द असेसिंग ऑफिसर अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन फॉर अक्यूमुलेशन. जो असेसिंग ऑफिसर है फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट फॉर विद अक्यूमुलेशन वाज सॉट बट नॉट पर्टिकुलराइज्ड इन एज मच एज दे आर कन्वर्ट द एंटायर रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन. क्या असेसिंग ऑफिसर डिनाई कर सकता है द बेनिफिट ऑफ अक्यूमुलेशन इन सच अ केस. देखिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइल इन फॉर्म नंबर 10 फॉर सीकिंग परमिशन मांग रहा है टू अक्यूमुलेट अनअप्लाइड इनकम अंडर सेक्शन 11(2) फॉर द एक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सबमिट करा टू द असेसिंग ऑफिसर अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन फॉर अक्यूमुलेशन. जो असेसिंग ऑफिसर है found that the object for which accumulation were sought but not particularized नहीं हो रहा है in as much as they convert the entire range of object of the institution. क्या assessing officer deny कर सकता है the benefit of accumulation in such a case. देखिए सेक्शन 11(2) परमिट कर रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की वो अक्यूमुलेट करें इट्स अनस्पेंट इनकम जहाँ पे 85% ऑफ इनकम इज नॉट अप्लाई नहीं की जा रही हो या नॉट डीम टू हैव बीन अप्लाई फॉर चैरिटेबल. देखो सेक्शन 11(2) परमिट करता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कि वो अक्यूमुलेट करना 85% ही करें क्योंकि 15% की तो फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी. तो 85% का जो अनस्पेंट इनकम है वह 85% ऑफ इनकम इज नॉट अप्लाइड और इज नॉट डीम टू हैव बीन अप्लाई टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सो इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट हैज टू स्पेसिफाई द स्टेटमेंट फर्निश टू द असेसिंग ऑफिसर कि पर्पस क्या आएगा फॉर विच द इनकम इज बीइंग अक्यूमुलेटेड. किस पर्पस के लिए इनकम को अक्यूमुलेट किया जा रहा है सेट अपार्ट किया जा रहा है द पीरियड फॉर विच द इनकम इज अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट. इन द गिवन केस जो असेसिंग इंस्टीट्यूशन है वो मांग रहा है परमिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू अक्यूमुलेट कर रहा है अनअप्लाइड इनकम फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. द इंस्टीट्यूशन हैज नॉट स्टार्टेड एनी ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर फॉर विच द अनस्पेंट इनकम was sought to be accumulated or set apart. In Bharat Krishak Samaj versus Deputy Director of Income Tax Exemption 2008,
306 ITR 153, it was held that it was not necessary for charitable trust to particularize each and every object for which accumulation is sought. It is enough if the assessor seeks permission for accumulation for the object of a trust. Therefore, assessing officer जो है वो मना नहीं कर सकता है the benefit of accumulation in such a case. उसके बाद illustration number 12, एक charitable institution है जो कि registered under section 12AB of the Income Tax Act 1961 for the previous year ended 31st March 2026, file in form number 10 for seeking permission कि वो accumulate करे unapplied income for a period of 5 years under section 11(2) of the act for the object of institution and submitted it to the assessing officer along with the resolution for accumulation. So charitable institution could not utilize the accumulated income within the period of 5 years. एग्जामिन कीजिए द सेम फॉर द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम. देखिए सेक्शन 11(3) बोलता है फॉर द कंसिक्वेंट व्हेन असेसी, अगर असेसी जो है वो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 11(2) एक्यूमुलेशन की, इन दिस रिगार्ड जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज नॉट यूटिलाइज नहीं किया एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26 विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एज जो भी स्पेसिफाइड है इन फॉर्म नंबर 10 में, हैंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11(3) जो साइड इनकम है उसे माना जाएगा डीम टू बी द इनकम ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर बीइंग द लास्ट प्रीवियस ईयर ऑफ द पीरियड फॉर विच इनकम एक्यूमुलेटेड इज नॉट यूटिलाइज, हैंस द साइड इनकम विल बी टैक्सेबल होगी इन द 5th ईयर एज इट इज द लास्ट प्रीवियस ईयर ऑफ द पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन. उसके बाद जो कि कौन से मोड से स्पेसिफाइड होते हैं इन सेक्शन 11(5) में, जो कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट में, डिपॉजिट हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, डिपॉजिट हुआ है शेड्यूल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट हुआ इन यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट हुआ डिवेंचर इशू बाय ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी एंड कॉर्पोरेशन हाउएवर बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन मस्ट हैव बीन गारंटीड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट हुआ है डिपॉजिट में इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द शेयर ऑफ एनी, अगर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है पब्लिक सेक्टर, कहाँ पे अलाउ है इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड सच अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ceases to be public sector company, the investments so made shall be deemed to be investment made for a period of 3 years from the date of such a cessation, and in case of any other investment or deposit at the date of its maturity. इन्वेस्टमेंट अगर हो इन द बोन्स ऑफ अप्रूव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइडिंग, देखो फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़ना बिकॉज ये एग्जामिनेशन में हमें देखना होता है कि किस किस में इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में हुआ है क्या, सच पब्लिक सेक्टर कंपनी टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी द इन्वेस्टमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट, सच पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेस टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी द इन्वेस्टमेंट सो बी मेड शैल बी डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेसेशन एंड इन केस ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी. अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है इन बोन्स ऑफ अप्रूव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट in India and eligible for deduction under section this. अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए in bonds of approved public companies whose principal object is to provide long-term finance for construction and purchase of house in India for residential purpose and eligible for deduction under section this. Assessment उसके बाद आता है हम deposit है with or investment in a body issued by a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for urban infrastructure in India. Long-term finance means कोई भी ऐसा loan advance where the terms under which the monies are loan and advance. तो ये सारा हमारा इसमें कवर हो जाएगा. आपको समझ आ रहा है 11(5) के सेफ मोड्स तो वैसे तो मेनली यही होते हैं, उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी होगी. करेक्ट. उसके बाद आता है हमारा देन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13. देखो ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुस रही बिकॉज ये बहुत बेसिक, मतलब ये जो है वो सिर्फ कंसेप्ट बिल्डर है. आपको मेन तो क्वेश्चंस वगैरह मतलब ये भी आने चाहिए कंसेप्ट बिल्डर्स, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं 2 to 4 मार्क्स के, और बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. चैरिटेबल में वो किस भी तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है. समटाइम्स वो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम्स इस अटेम्प्ट में 10 में उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर भी एम्फेसिस डाला है. तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है डिराइव करा अपनी इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मिनरल वाटर टू वेरियस कंपनीज सिचुएटेड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन हैदराबाद. अ सम ऑफ 30 लाख हैज बीन डिराइव एज अ नेट इनकम फ्रॉम सच बिजनेस एक्टिविटी व्हिच हैज बीन अप्लाई फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. यहाँ पे जो हमारा पर्पस है वो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, तो वहाँ पे सिर्फ 20% की रिसिप्ट अलाउ हो सकती है. टोटल रिसिप्ट बता रखी है 140 लाख. 140 लाख की 20%. देखिए फ्रेंड्स 140 लाख की 20% तो कितना होगा, 28 लाख ही होगा, 28 लाख होगा. बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 30 लाख अप्लाई कर रखा है. तो एग्जामिन दी टैक्सेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम इनकम टू डिराइव रिलेट टू दी प्रीवियस ईयर. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ट्रस्ट रन्स अ स्कूल इन अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड अप्लाई द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस फॉर सच स्कूल एक्टिविटी. देखिए इन द फर्स्ट केस जो नेट इनकम है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग मिनरल वाटर टू वेरियस कंपनीज 30 लाख इज एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11 सिंस द रिसिप्ट फ्रॉम सच एक्टिविटी एक्सीड कर रहा है 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट during the year. This is advancement of any other object of general public utility would not be charitable purpose if it involve carrying on any activity in the nature of trade, commerce, business. For example, जैसे आप सप्लाई कर रहे हो मिनरल वाटर फॉर कंसिडरेशन एज इन केस इट इज इमटेरियल है कि जो नेट इनकम है फ्रॉम बिजनेस वो अप्लाई किए जा रही है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ऑन द अदर हैंड where the trust runs a school in a backward district, this restriction is not applicable. The reason is that the restriction contained in section 2 clause 15 is applicable only to the last limb. Definition of charitable purpose advancement of any object of general public utility. It does not affect the other limbs of definition relief of poor, education, medical relief. So section 11 for clarify that the property had under trust includes a business undertaking so held as per section 11. Exemption can be availed हो सकती है in respect of profit and gain of business if such business is incidental to the attainment of objective of the trust and separate books of account जो है वो maintain की जाए and in respect of such a business. Therefore, in the second case, the profit from the business shall be eligible for exemption under section 11. Assuming that the said business is incidental to the attainment of object of the trust, that is education and books of account for such business activity is separately maintained की जा रही है. करेक्ट. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं. देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपने इलस्ट्रेशन 13 तक कवर कर लिए हैं. अब आपको एनोनिमस डोनेशन के प्रैक्टिकल सम्स भी मैं आपको कवर कराने वाली हूँ.
देन अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, करेक्ट।